आखिर क्या राज है शीना के मुझे धोखा देने के पीछे? क्यों देगी वो मुझे धोखा? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? ये सोचते हुए शिखर नाइट क्लब पहुंचता है ये पता लगाने कि आखिर हुआ क्या है। शिखर क्लब पहुंचने पर देखता है कि क्लब का मैनेजर, बारटेंडर विशाल और अन्य लोग जो वहां काम करते हैं सभी न जाने क्यों शीना को घेरे खड़े हैं। ये दृश्य देखकर शिखर की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। वो मैनेजर से पूछता है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? पास ही में खड़ा बारटेंडर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता से कहता है, शीना अपने कार्ड से क्लब में आए लोगों को छूट दे रही थी और सारा ऊपर का पैसा इसकी जेब में जा रहा था। मैनेजर भी हामी भरते हुए बोलता है, शीना क्लब का नुकसान कर मुनाफा कमा रही थी। शिखर ये बात सुनकर शीना की ओर देखता है। शीना बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत खड़ी रहती है। उसे इतना चुप खड़ा देखकर शिखर को मन ही मन बारटेंडर की बात और उसके बोलने के तरीके पर हैरानी होती है। आप ये अकाउंट चेक कर लीजिए। पिछले 2-3 हफ्ते से शीना की शिफ्ट के दौरान जितने भी लोग क्लब आए हैं उनका पेमेंट शीना की कार्ड से ही हुआ है। मैनेजर बड़ी ही गंभीरता से ये बात शिखर को बताता है। शिखर मैनेजर के साथ जाकर उसके कंप्यूटर में पिछली हफ्ते हुए कई पेमेंट देखता है। जैसे जैसे वो पेमेंट की सूची में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे इस बात का आभास होने लगता है कि मैनेजर और बारटेंडर झूठ तो नहीं कह रहे, पर शीना जितना वो शीना को जानता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या राज है इसके पीछे? कहीं शीना किसी पैसों की मुसीबत में तो नहीं? शिखर मैनेजर के साथ वापस बाहर आता है जहां चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान लिए बारटेंडर अभी भी शीना को ही देख रहा था। शीना, शिखर बड़े ही आराम से कहता है। अपना नाम शिखर के मुंह से सुनकर शीना इस सब के बारे में पहली बार प्रतिक्रिया देती है और सर हिलाते हुए शिखर की बात पर गौर करती है। मुझे जो अकाउंट्स दिखाए गए उनसे ये बात तो साफ साफ नजर आती है कि तुम्हारे ही कार्ड से ये सब पेमेंट्स की गई है, शिखर बताता है। पर मैं ये बात मैनेजर सर से भी कह चुकी हूँ और तुम्हें भी बता देना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरे कार्ड से हो रहा है। शीना उदास सी आवाज में जवाब देती है, आखिर मैं क्यों करूंगी ऐसा? जब से डीजे बनी तब से यही काम कर रही हूँ। आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब चंद पैसों के लिए मैं इतना गिर जाऊंगी? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, पर जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते कि आखिर हुआ क्या है, मैनेजर और सभी स्टाफ यही चाहते हैं कि तुम तब तक काम पर मत आओ, शिखर शीना को समझाते हुए कहता है। इस बात पर भड़ककर शीना कहती है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी बात पर पूरा यकीन है और दूसरी ओर तुम मुझे काम से निकाल रहे हो। आराम से फैसला कर लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। शीना बिना अपनी बात पूरी किए वहां से जाने लगती है। उसे अपनी बेगुनाही का रोना सबके सामने और नहीं रोना था। शीना रुको, मेरी बात तो सुनो। शिखर शीना के पीछे दौड़ते हुए आवाज लगाता है, शीना शीना। पर शीना उसे अनसुना कर तेजी से वहां से निकल जाती है। शिखर शीना के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। उसे पता था जिस शीना ने उसके एक्सीडेंट होने पर बिना दोबारा सोचे पूरे पैसे भरने को राजी थी, वो चंद पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकती। शिखर को यहाँ देखकर शीना तेजी से अपनी गाड़ी से निकलकर अपने घर की ओर जाती है। शीना को इतने गुस्से में देखकर शिखर के मन में बस यही चल रहा था, उसे कैसे न कैसे ये गलतफहमी दूर करनी है। वो शीना के पीछे पीछे उसके दरवाजे तक जाता है और उसे वहीं पर रोक देता है। मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी जल्दी वहां से नाराज होकर चली आई, मुझे अपने आप को समझाने का मौका तक नहीं मिला, शिखर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। शिखर को यूं परेशान देखकर शीना का दिमाग थोड़ा शांत होता है, पर वो फिर गंभीरता से अपनी बात रखती है। जब तक मुझ पर मैनेजर और बाकी लोग शक कर रहे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा शिखर। अगर मैं काम से निकाली जाती फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगे तो, शीना को शांत कराते हुए शिखर बोलता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस पूरी बात का कोई सार नहीं बैठ रहा, कुछ न कुछ तो गलत है, ये मुझे भी आभास हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कार्ड किसी और के हाथ लग गया हो? कुछ पल के लिए शीना सोच में पड़ जाती है। बिल्कुल हो सकता है, मैं ज्यादातर जब काम कर रही होती हूँ अपना कार्ड म्यूजिक बूथ में ही रखे रखती हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कार्ड वहां से किसी ने लेकर इस्तेमाल किया हो? शिखर शीना की ओर देखते हुए बोला, हाँ ऐसा हो तो सकता है, पर मेरे अलावा बूथ में सिर्फ बारटेंडर ही आता जाता रहता है, और वो ऐसा क्यों करेगा मैं समझ नहीं पा रही। शीना सोचते हुए बोलती है, इस पर तो मैंने भी ध्यान दिया था कि तुम्हारी शिकायत करते वक्त वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं सब पता लगवाता हूँ। ये कहते हुए शिखर शीना के हाथ को प्यार से सहलाता है और अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगता है। एक काम था तुमसे दिनेश। शिखर कॉल पर सारी बात समझाता हुआ दिनेश को सच पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। आखिर वो वक्त आ ही गया था। न सिर्फ इस बिजनेस डील से शिखर को शुभ चिंतक तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा, वो खुद को साबित भी कर पाएगा।
यही बात सोच सोच कर शिखर मन ही मन अपने आप को दिलासा दे रहा था। अगर शीना की बात उसे सता नहीं रही होती तो वो झूम रहा होता। अगले दिन शिखर और रवि अभी अपने जाने माने बिजनेसमैन महेश मित्तल के दफ्तर में थे। शिखर शीना की सारी चिंता कुछ पल के लिए भुलाकर बस इस डील पर ध्यान लगाने का फैसला करता है। मित्तल अधिकतर लोगों से खुद मिलना पसंद नहीं करते, पर जब शिखर ने अपना बिजनेस प्रस्ताव जितने उत्साह के साथ उनके मैनेजर को सुनाया, वो भी शिखर को मना नहीं कर पाया। 1 घंटे से भी लंबी चली मीटिंग में शिखर ने मित्तल को अपना सारा प्लान समझाया कि कैसे वो ब्लू लिली को शहर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारियों के लिए एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां वो सब एक साथ इकट्ठे हो सके अपनी किसी भी बिजनेस संबंधित जरूरत के लिए। कुछ दिनों बाद अगर शहर में किसी को कोई बिजनेस का कार्यक्रम करना होगा तो सबसे ऊपर ब्लू लिली का नाम ही होगा। इतना भरोसा था शिखर को अपने प्लान पर। मीटिंग के दौरान महेश उनकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे काफी अच्छा लगा और मैं देख सकता हूँ कि किस प्रकार ये मेरे बिजनेस के लिए सहायक होगा। ये बात सुनकर शिखर और रवि एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों के चेहरे पर ही हल्की सी एक मुस्कुराहट आ जाती है। अपनी बात जारी रखते हुए महेश कहता है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं ये डील करने से पहले। मेरी पहली शर्त, इस डील से हुए मुनाफे को हम 50-50 नहीं 70-30 बांटेंगे। मित्तल फाइनेंस का हिस्सा 70% होगा और साथ ही हमारी वजह से जितने भी नए बिजनेस इससे जुड़ेंगे उन्हें ये बात नहीं पता लगनी चाहिए कि ये सारा प्लान तुम्हारा है। इतने छोटे से बिजनेस से जुड़ने से हमारी बाजार में गलत छवि बन सकती है, इसलिए आप इन सब में साइलेंट पार्टनर के तौर पर जुड़ेंगे। मित्तल की बातें शिखर ने सुन तो बड़े आराम से ली, पर उसका एक एक शब्द शिखर को चीर के निकला हो मानो। अपने गुस्से को हावी ना होने देते हुए शिखर रवि को हाथ पकड़कर पीछे खींचता है, जो गुस्से में मित्तल को कुछ कहने ही वाला होता है। इसके बाद बड़े ही प्यार से शिखर मित्तल से कहता है, हम बड़ी ही इज्जत और विनम्रता के साथ आपके पास ये प्रस्ताव लेकर आए थे और तो और हमें आपके साथ काम करने का इतना मन था कि ये डील सबसे पहले आप ही की कंपनी को सुनाई गई है, पर आपने एक साथ इतनी अनुचित शर्तें रखकर न सिर्फ हमारी बेइज्जती ही नहीं की है बल्कि एक बहुत ही अच्छा मौका भी आपने अपने हाथ से जाने दिया है। ये बात बोलकर शिखर टेबल पर पड़ी अपनी सारी फाइल्स उठाता है और रवि के साथ ऑफिस से निकल जाता है। जाते जाते शिखर मन में ये फैसला करते हुए जाता है कि एक दिन मुझे अपने होटल को उस मुकाम पर पहुंचाना है कि सामने से चलते हुए आएंगे मेरे पास यही ऑफर लेकर। शिखर और रवि थोड़े से मायूस होकर फुटपाथ पर बैठे थे, नारियल पानी पीते हुए अपने पुराने दिनों की तरह। रवि गुस्से में बुदबुदाते हुए कहता है, इतनी मुश्किल से उस मित्तल से एक मीटिंग का मौका मिला था, उसे इतनी अच्छी डील दी थी, पर उसने एक ही मिनट में सारे किए पर पानी फेर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब हम आगे क्या ही करेंगे। अवार्ड के नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है। शिखर रवि को शांत करते हुए बोलता है, इतनी चिंता मत कर, मुझे प्लान पर पूरा भरोसा है। तो क्या हुआ, मित्तल को अपना फायदा नहीं करवाना था? मुझे यकीन है कोई ना कोई तो इसकी कदर समझेगा। ये कहते हुए शिखर खड़ा हो जाता है और सड़क की दूसरी ओर एक छोटे से दफ्तर की ओर इशारा करते हुए कहता है, जैसे कि वो जगह। रवि देखता है तो सामने एक छोटा सा दफ्तर है। बाहर लगे नए बैनर्स और नए पेंट से ऐसा मालूम होता है कि ये जगह अभी ही खुली है। शिखर नारियल पानी को फेंक सभी फाइल्स लेकर दफ्तर में घुस जाता है। ऑफिस में एक साधारण सी कुर्सी और मेज लिए इस जगह के मालिक सुमित आनंद बैठा है। शिखर को देख वो उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए पूछता है, क्या काम है आपको? शिखर अपनी फाइल्स उसकी मेज पर रखते हुए वही सभी बातें बताने लगता है जो उसने मित्तल के सामने कही थी। शिखर का आत्मविश्वास देखकर सुमित उसे बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखता है। ये पता चलने पर कि वो ब्लू लिली का मालिक है, वो बोलता है, मुझे आपका प्लान बहुत पसंद आया, पर मैं तो एक छोटे से बिजनेस का मालिक हूँ और मैं ब्लू लिली जैसे 5 स्टार होटल का खर्चा तो शायद ही उठा पाऊँ। शिखर उसकी बात को समझाते हुए उसे बताता है कि कैसे वो उनकी तरह और ऐसे छोटे छोटे बिजनेस से जुड़ सके। वो इन सब के लिए एक भारी छूट वाला प्लान लाया है। शिखर का नया प्लान सुनकर सुमित के मन में जो भी संदेह था वो सभी दूर हो जाते हैं और वो हामी भरते हुए शिखर के लाए प्रस्ताव पर अपने दस्तखत कर देता है। अगले पल शिखर और शीना होटल के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। शीना शिखर को अपने डीजे बनने के सफर के बारे में बता रही है। शिखर शीना की बातें उसकी आंखों में आंखें डाले बड़े ध्यान से सुन तो रहा है, पर असल जिंदगी में उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल हावी है, शीना पे लगे इल्जाम को कैसे हटाना है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? शीना झूठी नाराजगी जताते हुए कहती है। शिखर को नहीं पता वो पिछले कितनी देर से यही सवाल पूछ रही है, पर वो खुद को संभालते हुए बोलता है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना। तुम बता रही थी कैसे बचपन से ही तुम्हें गानों का बहुत शौक था। शीना हंसते हुए सर हिलाती है और बड़े ही प्यार से कहती है,
तुम तो झूठ भी सही से नहीं बोल पाते। वो बात तो मैं कब की कह चुकी। शिखर अपना झूठ पकड़े जाने पर शर्मिंदा हो जाता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दिनेश के आ जाने से दोनों की बातें बीच में ही रुक जाती है। दिनेश अंदर आता है और शिखर को बताता है, मैंने सच का पता लगाने के लिए विशाल का पीछा किया और उससे बात करने की कोशिश की। उसने ये मानने से साफ साफ मना कर दिया कि शीना के नौकरी से निकाले जाने में उसका कोई भी हाथ है, मगर उसकी प्रतिक्रिया देख मुझे उस पर पूरा शक है। मैंने उससे ये भी कहा कि मैं कैसे न कैसे सच का पता निकाल ही लूंगा, पर वो अपनी बात पर टस से मस न हुआ। दिनेश ने एक सांस में अपनी पूरी दिन भर की खोज शिखर और शीना के सामने रख दी। दिनेश की बातें सुनकर शीना के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसे हौसला देते हुए शिखर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं और दिनेश कैसे न कैसे सच का पता लगा ही लेंगे। शीना थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए शिखर का हाथ कसकर पकड़ लेती है, मानो उस पर भरोसा रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। और शिखर दिनेश के साथ वहां से निकल जाता है। शिखर दिनेश की बात मानकर बारटेंडर विशाल का पीछा करने उसके साथ चला आता है। हम यहीं कुछ देर उसका इंतजार करेंगे। वो हर रोज अपना काम खत्म करके यही सिगरेट पीने आता है। उसके बाद वो बाकी सबसे छिप छिप कर यहाँ से निकल जाता है। हमें उसका पीछा करके बस यही पता लगाना है कि आखिर वो जाता कहाँ है। दिनेश शिखर को प्लान समझाते हुए बोलता है। शिखर हामी भरता है और वो दोनों कुछ देर छिपकर विशाल को उसके दोस्तों से बातें करते देखते हैं। कुछ देर बाद विशाल अपने दोस्तों से अलविदा कहकर एक ओर जाने लगता है। शिखर और दिनेश उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर चलकर अचानक से विशाल रास्ता बदलकर एक रिक्शा रोकता है। वो रिक्शा लिए दूसरी ओर जाने लगता है। कुछ पल रुककर शिखर और दिनेश भी एक रिक्शा लेते हैं और उसका पीछा करना जारी रखते हैं। उसके पीछे पीछे जब दिनेश और शिखर मंजिल पहुंचते हैं तो जो वो देखते हैं उसे देखकर दोनों को ही ये यकीन हो जाता है कि अब विशाल से सच निकलवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या देखा था शिखर और दिनेश ने? आखिर क्यों कर रहा था दिनेश ये सब? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।